हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट ही पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, देखो देखो आपने पिछली कक्षा में अध्ययन किया है कि भोजन खट्टा अथवा कड़वा होता है। देखो, भोजन खट्टा का मतलब क्या है? भोजन खट्टा हुआ तो इसका अर्थ है कि इसमें अम्ल की मात्रा है। भोजन खट्टा हुआ तो इसमें किसकी मात्रा है? अम्ल की मात्रा है। लेकिन भोजन कड़वा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि इसमें क्षार की मात्रा है। ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा भोजन खट्टा है तो इसमें अम्ल की मात्रा है। अगर भोजन कड़वा है तो इसमें क्षार की मात्रा है। ठीक है। भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। मतलब देखो, भोजन का खट्टा अम्ल के कारण और कड़वा स्वाद क्षारक के कारण होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है मतलब एसिडिटी बनती है पेट में। ठीक है। अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? देखो, नींबू पानी दे सकते हैं। ठीक है। सिरका दे सकते हैं, बेकिंग सोडा का विलयन दे सकते हैं। ठीक है। नींबू पानी, सिरका और बेकिंग सोडा का विलयन दे सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटासिड के रूप में किसका यूज किया जाता है? कि भाई किसी एक गैस ज़्यादा बन रही है तो उसके रूप में MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया जाता है। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के गैस ज़्यादा बन रही है, ठीक है, अम्लता के कारण, तो उसे MgOH का होल ट्वाइस दिया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये याद रखना है, MgOH का होल ट्वाइस। अच्छा, आगे उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म पर ध्यान रखेंगे? आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। आपने अवश्य इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। देखो, याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। भाई, ऊपर तो ये था कि भोजन अगर खट्टा है तो अम्ल की मात्रा है, अगर कड़वा है तो क्षार की मात्रा है। लेकिन बगैर चखे भी प्राप्त कर सकते हैं कि अम्ल है इसमें या क्षार है। ठीक है। आप जानते हैं कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। आप जानते हैं भाई, अम्ल का स्वाद याद रखना। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। देखो, ये बात कैसे याद रखनी है कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है। ये बात हमें ऐसे याद रखनी है। देखो कैसे, जैसे अम्ल है। ठीक है। अम्ल है, अम्ल में क्या रखना है? अम्ल कैसे पहचानेंगे? पहली तो बात यह है कि अम्ल का स्वाद कैसा होगा? खट्टा। कैसा होगा? खट्टा। ठीक है। और एक नाम याद रखना है अम्ल में ही, अम्ल का स्वाद खट्टा होगा। ठीक है। और अम्ल में ये क्या याद रखना है कि जो अम्ल होगा ना, अनिल याद रख लो, अनिल, अनिल। ठीक है। अते तो अम्ल हो गया। ठीक है, अते अम्ल। नते हो गया नीला। ठीक है, नीला। और लते हो गया लाल। लते लाल, लते लाल। ठीक है। तो याद रखना कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। ठीक है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है। अम्लों का स्वाद कैसे होता है? खट्टा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल को मतलब मैंने बताई अनिल, अनिल। ठीक है। तो अ तो मतलब अम्ल, न को मतलब नीला, ल को मतलब लाल।
अम्ल है का है नीले से लाल में बदल देता है। अम्ल नीले से लाल में बदल देता है। अम्ल नीले से लाल में बदल देता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अच्छा, अब आ गया क्षारक। ठीक है, जो क्षारक जो होते हैं इनका स्वाद कड़वा होता है, याद रखिए। क्षारक का स्वाद कैसा होता है? कड़वा, एवं लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, इसमें क्या रखना? सालिनी, इसमें सालिनी। ठीक है, सालिनी। ठीक है, सालिनी। साते क्षार हो गया, साते क्षार, और लते लाल, और नते नीला। यानी क्षार जो है नीले को, वो लाल को नीले में बदलता है। क्षार लाल को नीले में बदलता है। इनका स्वाद कैसा होता है? कड़वा। इनका स्वाद कैसा होता है? कड़वा। इनका स्वाद कैसा होता है? कड़वा। अच्छा, अब देखो, देखो लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। देखो ऐसे ही एक लिटमस है, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, इसी प्रकार हल्दी भी प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, पूछा जाए कि लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। देखो इसके बारे में मैं बताऊं, जैसे ठीक है, इसमें क्या याद रखना है? देखो जो सूचक होते हैं ना, सूचक, सूचक, ठीक है, सूचक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक, ठीक है, और एक होते हैं संश्लेषित। ठीक है, संश्लेषित। ठीक है, एक होते हैं प्राकृतिक जो सूचक होते हैं, एक प्राकृतिक, एक होते हैं संश्लेषित। ठीक है, जो प्राकृतिक सूचक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक सूचक में क्या क्या आता है। ठीक है, प्राकृतिक सूचक में क्या क्या आता है। ठीक है, अच्छा देखो प्राकृतिक सूचक में क्या क्या आएगा, मैंने अभी बताया था। एक तो आएगा लाल पत्ता गोभी। ठीक है, लाल पत्ता गोभी याद रखनी है, लाल पत्ता गोभी। ठीक है, ये प्राकृतिक सूचक है। पूछा जाता है कि लाल पत्ता गोभी कैसे प्राकृतिक सूचक है। एक है हाइड्रेजिया, एक क्या है? हाइड्रेजिया, बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रेजिया। तो ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं, अभी बताऊंगा। ठीक है, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया, ठीक है, और है हल्दी, हल्दी। ठीक है, एक है एक यही बताया था, कौन सा है उठाता हूँ। ठीक है, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया, हल्दी, लिटमस, लिटमस, लिटमस भी एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, देखो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, इसी प्रकार हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग जब क्षारकीय प्रकृति वाले साबुन पर रगड़े जाते हैं तब धब्बे का रंग लाल भूरा हो जाता है? यह पूछा गया सवाल है कि जब सब्जी के दाग क्षारकीय प्रकृति वाले साबुन रगड़ते हैं तब धब्बे का रंग जो होता है लाल भूरा हो जाता है। धब्बे का रंग कैसा हो जाता है? लाल भूरा हो जाता है। ठीक है, लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के बाद फिर से पीले रंग का हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है। अम्ल क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित, अभी मैंने बताया संश्लेषित के बारे में। ठीक है, संश्लेषित जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेथिल ऑरेंज, एक होता है फिनोप्थलीन। ठीक है, एक होता है मेथिल ऑरेंज, एक होता है फिनोप्थलीन। ठीक है, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन, देखो इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। देखो जो मेथिल ऑरेंज है, एक है फिनोप्थलीन। ठीक है, देखो जो संश्लेषित सूचक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मेथिल ऑरेंज, एक होता है फिनोप्थलीन। ठीक है, अब इसमें हम ये क्या करेंगे, जैसे मेथिल ऑरेंज है, ठीक है, एक फिनोप्थलीन है। ठीक है, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। ठीक है, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। ठीक है, जो मेथिल ऑरेंज है, ठीक है, और ये फिनोप्थलीन है, इसमें क्या देखेंगे हम, जैसे अगर हम अम्ल में मिथाइल ऑरेंज मिलाएं। ठीक है, अम्ल में मिथाइल ऑरेंज, अम्ल में पूछा जाएगा एसिड में। ठीक है, अम्ल में मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा हो जाता है? तो लाल हो जाता है। ठीक है,
रेड रेड लिख दे रहा हूँ, रेड, ठीक है। कितना कैसा हो जाता है, रेड, ठीक है। अम्ल में मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा होता है, लाल, ठीक है। ऐसी बेस में यानी क्षार में कैसा हो जाएगा, पीला, ठीक है। कैसा हो जाएगा, पीला, कैसा हो जाएगा, पीला, ठीक है। ऐसे फेनोप्थलीन में पूछा जाता है कि भाई अम्ल में मेथिल ऑरेंज का कलर कैसा होता है, अम्ल में मेथिल ऑरेंज कलर लाल, क्षार में कैसा हो जाता है, पीला। बस यही पूछा जाएगा कि आया हुआ क्वेश्चन है कि मेथिल ऑरेंज में अगर अम्ल मिलाएंगे तो क्या कलर कैसा हो जाएगा, लाल। अगर मेथिल ऑरेंज में अगर क्षार मिलाएंगे तो कलर कैसा हो जाएगा, पीला। कलर कैसा हो जाएगा, पीला। कलर कैसा हो जाएगा, पीला। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे फिनोप्थलीन के बारे में, ठीक है। फिनोप्थलीन में क्या होगा, इसमें अम्ल में तो एसिड में तो कोई कलर नहीं, कोई कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो बेस होगा उसमें ये गुलाबी कलर का हो जाएगा, ठीक है। गुलाबी कलर का, कैसे कलर का, गुलाबी कलर। पूछा जाएगा कि जो फिनोप्थलीन है, बहुत बार पूछा गया है मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन दोनों के बारे में। फिनोप्थलीन जो है ये अम्ल में कोई कलर नहीं देता है, लेकिन क्षार में गुलाबी कलर देता है, क्षार में गुलाबी कलर देता है, क्षार में गुलाबी कलर देता है, ठीक है। अच्छा, तो देखो प्राकृतिक सूचक के बारे में पता चली हमें, और प्राकृतिक सूचक के साथ साथ संश्लेषित सूचक के बारे में पता चलेगी, ठीक है। अच्छा, दोनों की, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। और देखो इसमें से, इस बॉक्स में से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूरा बॉक्स है, इस बॉक्स में से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी पूरा नहीं है, ठीक। देखो ये बॉक्स है हमारा, इस बॉक्स में कई क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। कैसे कैसे बने मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, देखो लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लिटमस विलियन कैसे कलर का होता है, तो बैंगनी कलर का होता है। लिटमस विलियन कैसे कलर का होता है, तो बैंगनी कलर का होता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कैसे कलर का होता है, बैंगनी कलर का होता है। पूछा जाता है लिटमस विलियन कैसे कलर का होता है, तो बैंगनी रंग का होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो थैलोफाइटा समूह के, कौन सी समूह से, ये भी पूछा गया है कि कौन सी समूह का है ये। लिटमस विलियन जो है, लिटमस विलियन जो है बैंगनी रंग का रंजक होता है, थैलोफाइटा समूह का है, और लीचेन पौधे से निकाला जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से पौधे से निकाला जाता है, लीचेन पौधे से निकाला जाता है, ठीक है। क्या याद रखना है कि जो लिटमस विलियन है बैंगनी रंग का रंजक होता है, ठीक है। लिटमस विलियन कैसे रंग का रंजक होता है, बैंगनी बैंगनी बैंगनी, ठीक है। जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है, थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। कौन सा समूह पूछा जाए, थैलोफाइटा, पौधा पूछा जाए तो लीचेन, ठीक है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलियन को किसकी तरह, सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलियन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है न क्षारकीय होता है तो कैसे कलर का होता है, तो बैंगनी कलर का होता है, बैंगनी कलर का, ठीक है। लिटमस विलियन न तो अम्लीय होता है न क्षारकीय होता है, तब बैंगनी रंग का कलर होता है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, भाई प्राकृतिक पदार्थ अभी बताया था मैंने, प्राकृतिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे लाल पत्ता गोभी है, हल्दी है, हाइड्रेजिया है, पिटूनिया है, जेरानियम है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राकृतिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो लाल पत्ता गोभी है, हल्दी है, हाइड्रेजिया है, पिटूनिया है, जेरानियम है, ठीक है। जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं, ठीक है। कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ भी अम्ल एवं क्षारक के बारे में बताती हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कहते हैं, ठीक है। या तो अम्ल क्षारक सूचक कह दो या कभी कभी सूचक भी कहते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, आगे
देखो ये कई फॉर्मूले हैं, इन्हें अच्छे से याद करना है, ठीक है। जैसे पूछा जाएगा HCl, जो HCl है ना, HCl का क्या फार्मूला होता है, HCl के बारे में पूछा जाएगा तो HCl का क्या फार्मूला होता है, तो याद रखना है HCl का फार्मूला होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला होता है HCl, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला का क्या होता है HCl, ठीक है, क्या होता है HCl। अच्छा पूछा जाएगा H2 सल्फ्यूरिक अम्ल किसका फार्मूला था H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। ये सब फार्मूले जो इंपॉर्टेंट है, सब फार्मूले। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसीटिक अम्ल CH3COOH, एसीटिक अम्ल CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे ही बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैंने अभी बताया था एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा पेट में जलन वगैरह हो जब के लिए एंटासिड के रूप में किसका यूज किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब फॉर्मूले हैं, ये हमें याद रखने हैं, ठीक है, ये हमें याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा अब आगे पढ़ेंगे, देखो अच्छा देखो अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें ये याद रखना है कि ऑल फैक्ट्री सूचक क्या होते हैं, ठीक है। ऑल फैक्ट्री गंधीय सूचक क्या बोलते हैं, ठीक है, गंधीय सूचक, गंधीय सूचक। अच्छा कोई पदार्थ अम्ल या क्षारक, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। देखो इससे हमें गंध से ही पता चल जाता है कि अम्लीय या क्षारकीय है, इसे ऑल फैक्ट्री सूचक कहते हैं, ठीक है। ऑल फैक्ट्री सूचक यानी गंधीय सूचक कहते हैं, ठीक है, गंधीय सूचक, गंधीय सूचक। सीधे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आया हुआ है कि गंधीय सूचक यानी ऑल फैक्ट्री सूचक किसे कहते हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं अम्ल एवं क्षारक माध्यम में भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब जिनकी गंध जो होती है अम्ल या क्षारकीय माध्यम में भिन्न भिन्न होती है उसे गंधीय सूचक कहते हैं, ठीक है। अम्ल या क्षारकीय माध्यम में भिन्न भिन्न जिनकी गंध होती है उसे गंधीय सूचक कहते हैं, ठीक है। अच्छा जैसे देखो आगे देखेंगे, जैसे जैसे इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा देखो वेनिला, ठीक है, नंबर 1 गंधीय सूचक में वेनिला आएगा, ठीक है। दूसरी प्याज, लौंग का तेल, ठीक है, गंधीय यानी ऑल्फैक्टरी सूचक की तरह उपयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा क्या क्या वेनिला, प्याज, लौंग का तेल गंधीय यानी ऑल्फैक्टरी सूचक की तरह उपयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा और देखो एक चीज़ और पढ़ेंगे इसमें हम, क्या पढ़ेंगे देखो जो लाल पत्ता गोभी होते हैं, लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी में क्या होता है, इसमें एसिड और बेस पूछा जाएगी। लाल पत्ता गोभी जो होती है उसमें एसिड का कलर कैसा होता है, तो लाल होता है, कैसा होता है, लाल, ठीक है। लाल पत्ता गोभी जो होती है उसमें एसिड का कलर कैसा होता है, लाल, ठीक है। और बेस का कलर कैसा होता है, नीला हरा, बेस का कलर कैसा होता है, नीला और हरा, कैसा होता है, बेस का कलर नीला हरा, ठीक है। लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी में कलर कैसा होता है भाई, एसिड में लाल होता है और क्षार में कैसा होता है, नीला हरा, ठीक है, कैसा होता है, नीला हरा, ठीक है। अच्छा अब आगे पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे देखो देखो इसमें क्या लेंगे, इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े लेंगे, ठीक है, दानेदार जिंक के टुकड़े, ठीक है, दानेदार जिंक के टुकड़े, ठीक है, दानेदार जिंक के टुकड़े तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, दानेदार जिंक के टुकड़े लेंगे और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे, ठीक है।
दानेदार जिंक के टुकड़े, दानेदार जिंक के टुकड़े और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है, H2SO4, ठीक है। इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, देखो ZnSO4, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। देखो इसमें क्या याद रखना है कि जिंक के दाने लेंगे और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे तो ये किसका ZnSO4 की संक्रिया कर ZnSO4 का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनती है। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारी धातु है, धातु, और ये H2SO4 क्या है, अम्ल है, ठीक है। तो सीधा ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि धातु अम्ल के संग अभिक्रिया करेगी, धातु अम्ल की संग क्रिया करेगी तो क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ठीक है, लवण, ये लवण है, ZnSO4 क्या है, लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अच्छा, और इसमें से ये क्वेश्चन आता है एक, जैसे दानेदार जिंक के टुकड़े हैं, दानेदार जिंक के टुकड़े हैं, ठीक है। अब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला हमने परख नली में, ठीक है। अब परख नली में दोनों चीज़ डालने के बाद क्या होता है, इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आती है, ये साबुन का विलयन, साबुन का विलयन से ये हाइड्रोजन गैस गुजारी जाती है। अगर यहाँ पे मोमबत्ती जलाई जाती है, ठीक है, मोमबत्ती जलने से क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन गैस जो निकलती है ना, वो फटफट की ध्वनि देती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हाइड्रोजन गैस का जब दहन होता है तो कैसी आवाज़ निकलती है, तो फटफट की ध्वनि निकलती है, ठीक है, कैसी ध्वनि निकलती है, फटफट की ध्वनि, कैसी ध्वनि, फटफट, यही इसीलिए बोलते हैं पोप साउंड, पोप ध्वनि भी बोलते हैं, ठीक है, पोप ध्वनि, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे, देखो यही क्वेश्चन है, तो ये ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है, यानी हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है, हट जाती है और एक यौगिक बनता है जिसे लवण कहते हैं। अभी मैंने बताया था लवण का निर्माण हुआ कैसे, ZnSO4 वो सॉरी H2SO4 की जिंक के संग क्रिया कराएंगे, H2SO4 की जिंक के संग H2SO4 की जिंक के संग क्रिया कराएंगे तो किसका निर्माण होगा, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस तो विस्थापित हो जाती है, जो ZnSO4 जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा है लवण, ये हमारा क्या है, लवण, ठीक है। अच्छा, तो यही है, अम्ल की जब धातु के संग क्रिया कराएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है, लवण और हाइड्रोजन गैस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अम्ल की धातु के संग अभिक्रिया जब कराएंगे तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। अम्ल की धातु के संग जब क्रिया कराएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, ठीक है। अम्ल धातु के संग जब क्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। अच्छा, आगे पढ़ेंगे, देखो ये जो अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया है ये आई हुई अभिक्रिया है, किसमें आई हुई है, ये आई है RRB JEE में, ठीक है, ये RRB JEE में पूछी गई है अभिक्रिया, ठीक है, RRB JEE में पूछी गई है, ठीक है। अच्छा, क्या पूछा गया इसमें, देखो NaOH होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब जिंक के साथ अभिक्रिया कराएंगे इसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो किसका निर्माण होता है, यही पूछा गया था, ठीक है, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, ठीक है। NaOH की क्रिया, ठीक है, जब जिंक के साथ कराएंगे तो Na2ZNO2 सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है, Na2ZNO2 सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, ठीक है। NaOH जिंक के साथ क्रिया करती है तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। सोडियम जिंकेट भी एक तरह का लवण है, सोडियम जिंकेट क्या है, एक तरह का लवण है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्षार है, ये हमारे धातु के संग, देखो जब धातु की क्षार के संग अभिक्रिया कराएंगे, धातु की क्षार के संग अभिक्रिया कराएंगे फिर भी लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है, याद रखना है।
या तो अम्ल या बेस, ये क्षार। अम्ल की और क्षार की अभिक्रिया जब हम धातु के संग कराएंगे, किसके संग? धातु के संग कराएंगे, तो किसका निर्माण होता है? लवण का और हाइड्रोजन गैस निकलती, हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, जब अम्ल की क्रिया या क्षार की क्रिया, इनमें से अम्ल ले लीजिए और इसमें धातु, तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है, या इसमें क्षार ले लीजिए, इसमें धातु, तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, ये हमें अच्छी तरह से ये अभिक्रिया याद रखनी है कि NaOH जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये इससे आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें हम ये देखेंगे कि जो धातु कार्बोनेट है और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, धातु कार्बोनेट ले लो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करेंगे? धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं? ठीक है, तो देखो अभी नीचे पढ़ेंगे। देखो इसके बारे में देखो, ये हमारी परखनली है, ये हमारी परखनली है। परखनली में पहली पद क्या लिया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अच्छा, और उसमें सोडियम कार्बोनेट के कुछ कण लिए। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट ही क्या है? जैसे सोडियम हमारी एक धातु है, ठीक है, तो ये धातु के कार्बोनेट हो गए, ये धातु के कार्बोनेट, ये अम्ल है, तो धातु के कार्बोनेट और अम्ल की आपस में क्रिया कराएंगे। ठीक है, धातु के कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आपस में क्रिया कराएंगे, तो देखो किसका निर्माण होता है? पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, यानी पहले लिया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, NaHCO3, ठीक है, NaHCO3, अच्छा, NaHCO3 प्लस HCl, प्लस HCl, तो क्रिया कराएंगे NaHCO3 की HCl के संग क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? NaCl, NaCl प्लस जल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, NaCO3, NaCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, जब HCl के संग क्रिया कराएंगे तो NaCl जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, NaCl जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अच्छा, अब देखो ऐसे आगे है इसी के बारे में। ठीक है, जैसे ये है Na2CO3, Na2CO3, Na2CO3 और HCl के संग अभिक्रिया कराएंगे तो NaCl जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, ये NaCl क्या है? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। पूछा जाएगा कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब आपस में क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है? नमक यानी NaCl और जल और कार्बन डाइऑक्साइड, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के संग अभिक्रिया करेंगे तो किसका निर्माण होगा? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, Na2CO3 धावन सोडा, इसे धावन सोडा बोलते हैं। ठीक है, Na2CO3 धावन सोडा। ठीक है, HCl, NaCl, H2O और CO2 का निर्माण होता है। ठीक है, ऐसे ही NaSCO3 ये भी क्या है? Na सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अच्छा, ये धातु कार्बोनेट है, सोडियम क्या है? धातु। ये अम्ल के संग अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? NaCl जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, NaCl जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
NaCl जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अच्छा बस। देखो अब इसमें हम पढ़ेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी से प्रवाहित करने पर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखो कई बार यह अभिक्रिया पूछी गई है, कई एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, कैसे पूछी जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है चूने के पानी से प्रवाहित करने पर, ठीक है, CaCO3 और जल का निर्माण होता है। CaCO3 और जल का निर्माण होता है। CaCO3 और जल का निर्माण होता है। ठीक है, इसे श्वेत अवच्छेद CaCO3, चूना पत्थर भी बोलते हैं इसे, कई नाम है इसे। ठीक है, खड़िया भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, CaCO3 श्वेत अवच्छेद। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चूना पत्थर की अभिक्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे तो CaCO3 और H2O का निर्माण होता है। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर। ठीक है, अगर इसमें अत्यधिक मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो CaCO3 जल और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में क्रिया करेंगे तो CaHCO3 का होल ट्वाइस, CaHCO3 का होल ट्वाइस, CaHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि CaCO3 में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रवाहित की जाए तो किसका निर्माण होता है? CaSCO3। इसे ही बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, जल में विलयशील, जल में विलयशील, जल में घुल जाता है ये। ठीक है, पूछा गया है, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि वो जो कैल्शियम कार्बोनेट की कार्बन डाइऑक्साइड गैस के संग अभिक्रिया कराएंगे तो CaSCO3 बनता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, ये जल में घुलनशील होता है। ठीक है, तो देखो अब क्या कह रहा है, अब ये लाइमस्टोन, जो चूना पत्थर जो है ना, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ये कैल्शियम कार्बोनेट के ही रूप हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3। ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ही चूना पत्थर बोलते हैं, इसे ही खड़िया बोलते हैं, और इसे ही हम चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, इसे हम कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से पढ़ेंगे हम आगे। जैसे सभी धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, क्या बनता है? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। अभी बताया था मैंने, सभी धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल का निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा ये धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के संग अभिक्रिया कराया तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया अभी कराई थी मैंने। ठीक है, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड, जल का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो ऊपरी देखा है, अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षण प्रभाव का क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त किया जाता है। अभिक्रिया को इस प्रकार लिखते हैं। देखो NaOH क्या है? हमारा एक क्षार है। NaOH क्या है? एक क्षार है। HCl क्या है? एक अम्ल। ठीक है, अम्ल की अब क्षार के संग अभिक्रिया कराएंगे या क्षार की अम्ल के साथ। ठीक है, तो नमक या लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है, पूछा जाता है कि जब अम्ल की और क्षार की आपस में क्रिया कराएंगे तो किसका निर्माण होता है? लवण और जल का। ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संग कराएंगे तो NaCl और H2O का निर्माण होता है। ठीक है, वो पूछा जाता है HCl जो होता है ना, एक चीज़ याद रखना, आगे पढ़ेंगे बायोलॉजी में, HCl जो होता है ये पेट में पाया जाता है। बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl। ठीक है, NaOH HCl के संग अभिक्रिया करेंगे तो NaCl और H2O का निर्माण होता है। ठीक है, H2O का निर्माण होता है। अच्छा हम आगे पढ़ेंगे।
देखो, अम्ल क्षारक की अभिक्रिया के दौरान लवण और जल प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ठीक है, कई बार। ठीक है, अच्छा, और ये भी पूछा गया है कि इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या पूछेगा कि अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराएंगे तो लवण और जल का निर्माण होता है, इसी क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखो जरा, जैसे क्षार है, ठीक है, क्षार और अम्ल, क्षार और अम्ल आपस में क्रिया करते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है? लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है, अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं, लवण और जल का निर्माण होता है, इसे ही किसे क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं, इस लवण और जल का निर्माण होता है, इसे ही क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखो